नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1। विकास को समझाओ। तो बच्चों, विकास को समझाना है। विकास एक प्रक्रिया है जिससे लोगों के जीवन स्तर, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं में सुधार होता है। यानी विकास हम उसे कहते हैं। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कई बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली आदि भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसका महत्व बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर, यानी जो देश की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो देशों के विकास स्तर की तुलना करने में सहायता मिलती है, यानी हमें देशों का विकास कितना हो रहा है इसकी तुलना करने में सहायता मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मानव विकास के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं। तो हमें मानव के विकास करने के लिए कौन कौन से संकेतक योगदान देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा शिक्षा, यानी जहाँ शिक्षा अच्छी है वहाँ मानव का विकास होगा। स्वास्थ्य, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है वहाँ पे लोगों का शिशु दर घटेगी और जन दर बढ़ेगी। इसी के साथ में अगर व्यक्ति की आय अच्छी है तो वो अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। जीवन प्रत्याशा, और जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो औसत आयु होती है उसमें भी वृद्धि होती है। सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित ना करे। अब सतत विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास है जो वर्तमान जो पीढ़ियां हैं उनकी तो आवश्यकताओं को पूरा कर ही रहा है, इसी के साथ में जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि उनके लिए भी संसाधनों को रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय है एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले तो एक वर्ष में एक देश की में उत्पादित जो भी अंतिम वस्तु और सेवा है उनके कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है आय के अलावा विकास के अन्य मापदंड कौन से हैं। तो यहाँ पे विकास के जो हमने सूचकांक पढ़े थे वही यहाँ पे विकास के मापदंड बन जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक तो आय है ही विकास का सूचक, उसके पश्चात शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता यानी कि लोगों के साथ में समान रूप से व्यवहार हो, सुरक्षा, लोगों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्रदान हो, और पर्यावरण संरक्षण, और किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाए और पर्यावरण को कैसे करें, सुरक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम कृषि और पशुपालन को शामिल करते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। वहीं द्वितीयक में हम उद्योग और विनिर्माण को शामिल करते हैं जहाँ पे कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनाया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे गन्ने से चीनी बनाना किस में आ जाता है, द्वितीयक उद्योग में। तृतीयक उद्योग में आता है बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा और अन्य सेवाएं, यानी कि तृतीयक उद्योग में वो सभी आते हैं जो प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग के कार्यों में सहायक होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। तो संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को निश्चित वेतन मिलता है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं, और नौकरी में सुरक्षा भी दी जाती है, जैसे पेंशन आदि की सुविधाएं भी दी जाती है। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, वेतन भी कम मिलता है और नियमों का भी अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीडीपी को समझाइए। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। हमें इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेनी है। इसका मतलब है कि एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों एक ही होती हैं, जीडीपी और राष्ट्रीय आय समान है। बेरोजगारी को समझाना है। काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। यानी व्यक्ति की काम करने की इच्छा भी है और उसके पास पर्याप्त योग्यता भी है, वो शिक्षित भी है, लेकिन फिर भी उसे
रोजगार नहीं मिल रहा, उसकी योग्यता के आधार पर उसे रोजगार नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो अगर हम बेरोजगारी के प्रकारों की बात करें तो इसमें आ जाता है मौसमी बेरोजगारी, जो कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी जो कि नगरों में शहरों में पाई जाती है, और खुली बेरोजगारी जो कि नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए बात करें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो है प्रश्न नंबर 12। भारत में रोजगार सृजन के उपाय बताइए, यानी भारत में रोजगार को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, ऐसे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कौशल विकास किया जाना चाहिए, लोगों को शिक्षा के साथ साथ कौशल की शिक्षा भी देनी चाहिए, और उनमें विभिन्न कौशलों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। इसी के साथ में कृषि का आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए, यानी कृषि के अंदर नई नई मशीनों का प्रयोग, नए ऐसे बीजों का प्रयोग जिससे कि हमें कम समय में अधिक उत्पादन मिल जाए, जैसे कि HYV, ऐसी कई उन्नत फसलें उत्पन्न कर सकें, ऐसा हमें उसमें उपकरण और बीज शामिल करने चाहिए। स्वरोजगार योजनाएं और कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जो कि लोगों को रोजगार प्रदान करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा योजना का उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ मनरेगा योजना के बारे में बताना है, जो कि स्वरोजगार की योजना है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां हमको बतानी है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय जहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं। अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो इसमें दोहरी इच्छाओं का संयोग आवश्यक है। वहीं मूल्य निर्धारण कठिन हो जाता है। अगर हम वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं तो इससे उस वस्तु का मूल्य निर्धारण करना कठिन हो जाता है। वस्तुओं का संग्रह कठिन होता है, यानी हम वस्तुओं को संग्रहित करके नहीं रख सकते, ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। विभाज्यता की समस्या, हम वस्तुओं को विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि बांट नहीं सकते। जैसे कि हमें अगर एक गाय के बदले 2 गेहूं की बोरी लेनी है तो हम गाय को काट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा के कार्यों की बात करें तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी कि एक्सचेंज करने का सबसे अच्छा माध्यम है। मूल्य मापन, हमें कीमत का निर्धारण मुद्रा के द्वारा होता है। बचत का साधन, हम मुद्रा को बचत करके भविष्य में खर्च कर सकते हैं। भविष्य के भुगतानों का आधार, और हम मुद्रा को बचाकर भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान संभव बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। औपचारिक व अनौपचारिक ऋण स्रोतों में अंतर बताइए। तो अगर हम औपचारिक ऋण स्रोत की बात करें तो इसके उदाहरण है बैंक, सहकारी समितियां, जो कि कम ब्याज के ऊपर और सरकारी नियंत्रण के अधीन हमें ऋण देती है, यानी इसमें ब्याज तो कम देना होता है, लेकिन इसमें सरकारी नियमों कायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। और औपचारिक क्षेत्र में क्या शामिल होती है? बैंक और सहकारी समितियां। अब अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आ जाते हैं साहूकार और व्यापारी, जो कि अधिक ब्याज के ऊपर ऋण देते हैं और इस पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG, जिसे हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये क्या है? स्वयं सहायता समूह है 10-20 लोगों का समूह जो नियमित बचत करता है और सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराता है, और यहाँ पे ये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। आइए बढ़े वैश्वीकरण पर। विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार, निवेश और तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उनके जुड़ने का कारण है व्यापार, यानी वो एक दूसरे से आयात और निर्यात कर रहे हैं। निवेश, कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर उद्योग लगा सकता है, भूमि खरीद सकता है, और तकनीकों का आदान प्रदान भी वैश्वीकरण का स्रोत है। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें MNC क्या है। MNC को हिंदी में कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और इंग्लिश में अगर हम बोले तो मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। वह कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या व्यापार करती है। अब ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक ही नहीं बल्कि एक से अधिक देशों में उत्पादन भी कर रही है और व्यापार भी कर रही है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? अब देखो, वैश्वीकरण से काफ़ी सारे देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और निवेश भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं और तकनीकों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिनके कारण हम
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, तो इसमें आ जाता है उदारीकरण, यानी कि सभी देश के जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में भी व्यापार किया जा सकता है। निजीकरण, जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं उनको निजी व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से परिवहन के विकास यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को उन्नत बनाकर, और विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई करके, यानी कि कोई भी देश दूसरे देश के अंदर पैसा लगाकर किसी भी प्रकार का वैश्वीकरण कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताने हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो अगर हम अच्छे प्रभाव यानी कि सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, यानी काफ़ी सारे देशों ने हमारे देश में पैसा लगाया है। वहीं रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है, नए नए उद्योग खुले हैं और नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, जिससे लोगों के पास रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। या नई तकनीक का विकास हुआ है और उपभोक्ता को अधिक विकल्प मिले हैं। अब नई नई तकनीकों का भी विकास हुआ है, इसी के साथ में उपभोक्ता के पास जहाँ पहले कम मात्रा में विकल्प थे, वहीं अब बहुत सारी मात्रा में किसी भी वस्तु या सेवा के उनके पास विकल्प उपलब्ध है, जिनका वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा से चयन कर सकते हैं। अब इसी के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ा है। जो छोटे लघु उद्योग है उन पर दबाव बढ़ा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और वो बाजार में टिक नहीं पा रहे हैं। वहीं बात करें तो छोटे उद्योगों पर बढ़ाव बढ़ने के साथ साथ छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का पूरा नाम लिखें और उसके कार्य भी बताएं। तो बच्चों WTO का पूरा नाम अगर हिंदी में बोले तो विश्व व्यापार संगठन है, वहीं इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है, यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक देश से दूसरे देश में होने वाला जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना और व्यापार संबंधी जो विवाद हो उनका समाधान भी करना। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर किसी देश का दूसरे देश के साथ में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान भी WTO द्वारा किया जाता है। व्यापार नियमों का निर्माण एवं पालन करना, और इतना ही नहीं, व्यापार संबंधी जो भी नियम है, कायदे हैं, उनका निर्माण करना और उन्हें पालन करवाना भी WTO का कार्य है। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी व्यापार को समझाइए। जब एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात करता है तो इसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अब विदेशी निवेश अलग होता है। विदेशी निवेश के अंदर तो क्या होता है, कोई भी देश दूसरे देश में निवेश करता है, यानी कि पैसा लगाता है। लेकिन हम अगर विदेशी व्यापार की बात करें तो इसमें वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। नेक्स्ट है उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग या फिर उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। तो उपभोक्ता के अगर अधिकारों की बात करें तो उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वो जो भी वस्तु या सेवा खरीद रहा है उसके प्रति उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। चयन का अधिकार, उसके पास वस्तु या सेवाओं के पास विकल्पों को देखने का अधिकार होता है और उन विकल्पों में से चयन भी वो करने का अधिकार रखता है। सुनवाई का अधिकार, अगर उपभोक्ता वस्तु या सेवा खरीदता है और उस वस्तु या सेवा से उसे किसी प्रकार की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो कानून के समक्ष वो अपील भी कर सकता है। इसे हम कहते हैं सुनवाई का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार, अगर उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि हुई है, क्षति हुई है, तो उसके बदले वो क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता के अपने अधिकारों को जानने की भी पूरी शक्ति है, अधिकार है। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी को समझाइए। सत्ता की साझेदारी में जब सरकार की शक्ति विभिन्न स्तरों, संस्थाओं या समूह के बीच बांट दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र व्यवस्था क्या है। तो जैसा हम सभी को पता है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र है जनता द्वारा चुनी गई सरकार की व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसमें अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, यानी कि जो जनता है वही शासक, जो जनता है वही सरकार बनाती है और वही सरकार को परिवर्तित भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल क्या है। ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने और नीतियां लागू करने का प्रयास करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार को समझाइए। अब गठबंधन सरकार क्या होती है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों में सुधार के
उपाय लिखिए। तो राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय की बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि राजनीतिक दल के अंदर जो भी सदस्य हैं उन सभी को निर्णयों में भागीदार बनाना चाहिए और उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल में उम्मीदवार है, सदस्य हैं, उनकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सार्वजनिक करनी चाहिए। अपराधीकरण पर रोक लगाना चाहिए। चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाना, यानी कितना चुनावी खर्च हुआ, कितना चुनाव के अंदर व्यय किया गया, इन सब की जानकारी भी दी जानी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी को भी इसमें बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे आपको अपने एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।